राघव क्या हुआ? राघव की पीड़ा भरी चीख सुनकर अनन्या घबरा गई। वह झील में कूदने ही वाली थी कि तभी राघव की दर्द भरी आवाज फिर से गूंजी। यहां मत आओ। इस झील में अभी बहुत अधिक तलवार क्यों ही है। ये तलवार क्यों ही बहुत ही शक्तिशाली हैं। अगर तुम नीचे आई तो घायल हो जाओगी, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो। तुम वहीं रुको। अनन्या अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि राघव ने फिर से उसे झील में न आने को कहा। तलवार क्यूई बहुत ही प्रबल थी और राघव समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति में क्या करे। उसकी कई मेरिडियन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। तलवार क्यूई धीरे धीरे उसके डांटियन की ओर बढ़ रही थी, जिससे वह चिंतित हो गया। उसी समय उसके हृदय से एक तेज ध्वनि थम निकली। स्वर्गीय मोती से शुद्ध ऊर्जा की एक धारा निकली। वह ऊर्जा पूरे शरीर में फैलने लगी। जो भी तलवार क्यूई उस शुद्ध ऊर्जा से संपर्क में आई, वह ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। उस ऊर्जा ने उसके शरीर से सारी तलवार क्यूई को साफ कर दिया और फिर उसके डांटियन में प्रवेश कर गई। जैसे ही वह ऊर्जा उसकी आत्मा ऊर्जा से टकराई, उसने आत्मा ऊर्जा को और शुद्ध करना शुरू कर दिया। राघव की आत्मा ऊर्जा और भी अधिक शुद्ध और सघन हो गई। इसके बाद वह ऊर्जा शरीर के हर छिद्र में प्रवेश कर गई और उसका शरीर पहले से अधिक मजबूत हो गया। राघव ने इस आपदा से लाभ प्राप्त किया। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो राघव ने झील से तलवार खींच निकाली। उसी पल उसे महसूस हुआ कि वह उस तलवार से जुड़ गया है। उसने एक लंबी सांस ली। स्वर्गीय मोती ने न सिर्फ उसकी आत्मा ऊर्जा को शुद्ध किया और शरीर को मजबूत बनाया, बल्कि उसे तलवार को वश में करने में भी मदद की। तलवार प्राप्त करने के बाद राघव ने यह भी नहीं देखा कि तलवार किस रैंक की है। वह तैरकर अनन्या के पास लौट आया। क्या तुम ठीक हो अनन्या? अब भी कुछ चिंतित थी। जब उसने राघव की दर्द भरी चीख सुनी थी, उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसके दिल में कुछ दर्द हुआ था। अब जब राघव वापस आ गया था तो उसने राहत की सांस ली। मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। राघव मुस्कुराया। उसने हाथ में पकड़ी तलवार को देखा। वह एक लंबी और पतली तलवार थी। उसे एक ऐसा आभास हो रहा था जैसे वह केवल मारने के लिए ही बनी हो। अनन्या भी उस तलवार की आभा से आकर्षित हो गई। उसने राघव के हाथ से तलवार लेकर उसे ध्यान से देखा। यह तो उच्च स्तरीय आत्मा अस्त्र है, अनन्या ने आश्चर्य में कहा। यह जानना आवश्यक है कि अज्जो और ड्रैगन देश में आत्मा अस्त्र बहुत दुर्लभ होते हैं, विशेष रूप से उच्च स्तरीय आत्मा अस्त्र। यहां तक कि कुछ बड़े संप्रदायों के मुखिया भी केवल निम्न या मध्यम स्तर के आत्मा अस्त्रों का उपयोग करते हैं। केवल 5 महान संप्रदायों के प्रमुख या अज्जो ड्रैगन देश का सम्राट ही उच्च स्तरीय आत्मा अस्त्र का उपयोग करता है। अज्जो ड्रैगनस देश अज्जोर स्काई महाद्वीप का एक छोटा सा देश था। यहां अच्छे औषधि निर्माता, अस्त्र निर्माता और संरचना विद्या के जाता बहुत ही कम थे। इसीलिए यहां उच्च स्तरीय आत्मा अस्त्र शक्ति का प्रतीक माने जाते थे। क्या यह तलवार सच में उच्च स्तरीय आत्मा अस्त्र है? राघव हैरान हो गया। जब से उसने मार्शल आर्ट्स के बारे में जाना था और इस मार्ग पर चलना शुरू किया था, उसने केवल निम्न, मध्य और उच्च स्तर के सामान्य अस्त्र देखे थे। वह तलवार जो वह अब तक उपयोग करता था, वह केवल एक निम्न स्तर का सामान्य अस्त्र था। उसने आत्मा अस्त्र कभी देखा हुआ ही नहीं था, बस लोगों को इसके बारे में बातें करते सुना था। अब जब एक उच्च स्तरीय आत्मा अस्त्र उसके सामने था, वह सचमुच चौंक गया। अनन्या ने वह तलवार वापस राघव को दी और चेतावनी दी, इस तलवार का उपयोग केवल संकट में ही करना। इसे लोगों को आसानी से मत दिखाना, वरना तुम पर हमले ही हमले होंगे। हम समझ गया। राघव ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसके हाथ में जो तलवार थी वह इस कब्र के स्वामी की थी, जो कि एक मार्शल सम्राट के शिखर क्षेत्र का योद्धा था। उसने तलवार को देखा और फिर उसे स्वर्गीय मोती के अंदर की 9 मंजिला पगोड़ा की पहली मंजिल पर रख दिया। स्पेशल रिंग। अनन्या ने आश्चर्य से उसके उंगली में पड़ी अंगूठी की ओर देखा। वह अंगूठी केवल एक साधारण अंगूठी थी, कोई वास्तविक स्पेशल रिंग नहीं। राघव ने इसे केवल दूसरों को भ्रमित करने के लिए पहना था। आखिर वह किसी को यह नहीं बता सकता था कि उसके पास स्वर्गीय मोती जैसी कोई रहस्यमयी वस्तु है। लेकिन यह स्पेशल रिंग कुछ अजीब है। यह तो स्पेशल रिंग जैसी लग ही नहीं रही। अनन्या एक महान संप्रदाय से थी और उसके पास स्वयं की एक स्पेशल रिंग थी, इसलिए वह इसके स्वरूप से ही समझ गई कि इसमें कुछ गड़बड़ है।
वो ही। यह तो एक निकृष्ट स्पेशियल रिंग है, एक दोषपूर्ण रिंग। राघव ने घबराकर झूठ गढ़ा। ओह, तो बात यह है, तुम्हारी उंगली में जो स्पेशियल रिंग है वह दोषपूर्ण है, इसलिए मुझे कुछ अजीब सी लगी। दोषपूर्ण स्पेशियल रिंग की आंतरिक जगह स्थिर नहीं होती, एक झटके में ही वह नष्ट हो सकती है। तुम्हें इसे बदल देना चाहिए, अनन्या ने कहा। बदल देना? राघव को यह सुनकर हंसी आ गई। अनन्या ने स्पेशियल रिंग बदलने को ऐसे कह दिया जैसे वह कोई मामूली चीज हो। स्पेशियल रिंग भी उसी तरह दुर्लभ होती है जैसे कोई उच्च स्तरीय औषधि या अस्त्र, और दुर्लभ होने के कारण उसका मूल्य भी अत्यधिक होता है। एक सामान्य स्पेशियल बैग भी हजारों गोल्ड कॉइन्स में आता है। मध्य और उच्च स्तर के स्पेशियल बैग 10,000 से ऊपर होते हैं। स्पेशियल रिंग स्पेशियल बैग से भी बेहतर होती है, उसका मूल्य तो और भी अधिक होता है। अनन्या की साधारण सी बात सुनकर राघव को एक बार फिर यह एहसास हुआ कि वह वास्तव में हेवन स्वॉर्ड सेक्ट में कुछ विशेष दर्जा रखती है। जब मैं 5 महान संप्रदायों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए इंपीरियल सिटी जाऊंगा, तब वहां जाकर इसे बदल दूंगा। राघव ने गहरी सांस ली और उसे धीरे से छोड़ा। अगर यह हेवनली पीरल प्राप्त करने से पहले की बात होती तो उसके लिए ऐसा कहना असंभव था, लेकिन अब उसके पास हेवनली पर्ल है, जहां से वह जितने चाहे उतने स्प्रिट स्टोन्स निकाल सकता है। इसलिए अब उसके लिए एक स्पेशल रिंग खरीदना कोई बड़ी बात नहीं रही। हाई टियर स्पिरिट तलवार प्राप्त करने के बाद राघव और अनन्या दोनों ने झील के उस पार एक पेड़ की ओर देखा। वे धीरे धीरे झील के किनारे चलते हुए उस पेड़ तक पहुंचे। उस पेड़ पर जो फल लगे थे वे गहरे लाल रंग के थे और उनके आकार एक नवजात शिशु की मुट्ठी जितना था। वहां कुल 20 फल थे। डार्क ब्लेज फ्रूट। अनन्या और राघव दोनों ने एक साथ आश्चर्यचकित होकर कहा, यह इस फल को पहचान भी सकता है। यह सुनकर अनन्या ने आश्चर्य से राघव की ओर देखा। डार्क ब्लेज फ्रूट एक बहुत ही दुर्लभ फल था, जिसे केवल किस्मत से पाया जा सकता है, खोजने से नहीं मिलता। राघव इस फल को पहचान गया। यह बात उसके लिए बहुत आश्चर्यजनक थी। एक फल को पकने में लगभग 500 साल लगते हैं। जब एक डार्क ब्लेज फ्रूट पूरी तरह पक जाता है, तभी अगला फल उगना शुरू होता है। इस पेड़ पर 20 फल थे। इसका मतलब यह पेड़ कम से कम 10,000 साल पुराना है। यह वास्तव में चौंकाने वाली बात थी। डार्क ब्लेज फ्रूट का उपयोग एक रैंकचोर की गोली, ब्लेज युआन पिल को बनाने में मुख्य सामग्री के रूप में किया जाता है। ब्लेज युआन पिल का उपयोग केवल तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति मार्शल किंग क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच जाए या उससे ऊपर हो। यह गोली न केवल किसी को सीधे 2 चरणों तक उन्नति करने में मदद कर सकती है, चाहे वह मार्शल किंग हो या मार्शल एम्परर, बल्कि यह शरीर में अग्नि तत्व को जन्म देने में भी मदद करती है, चूंकि यह गोली शरीर में अग्नि तत्व उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत कीमती है जो एक अल्केमिस्ट बनना चाहते हैं। यदि किसी के पास पहले से ही अग्नि तत्वीय शरीर है, तो यह गोली उनके अंदर की अग्नि ऊर्जा को और अधिक मजबूत कर सकती है, और इसी कारण से ब्लेज युआन पिल बहुत अधिक मूल्यवान होती है। और चूंकि इसका मुख्य घटक डार्क ब्लेज फ्रूट है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इसकी कीमत भी अत्यंत अधिक होती है। अब राघव के पास प्राचीन पिल गॉड की सारी यादें हैं। उस पिल गॉड ने अपने जीवन में जो भी ज्ञान एकत्र किया था वह अब राघव का है। अगर वह अल्केमिस्ट बनने के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे एक उत्तम अग्नि की आवश्यकता होगी। भले ही वह इस मार्ग पर आगे न बढ़े, लेकिन अपनी साधना के लिए उसे गोलियों की जरूरत होगी। जब वह खुद अपने लिए गोली तैयार कर सकता है, तो फिर क्यों किसी से खरीदे? स्वाभाविक है कि वह अपने अल्केमी ज्ञान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। किसी उच्च गुणवत्ता वाली गोली को शुद्धता के साथ तैयार करने के लिए एक अच्छी अग्नि चाहिए होती है। फायर सोल उसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। अगर वह फायर सोल प्राप्त कर ले, तो उसे गोली की शुद्धता की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन फायर सोल कब मिलेगी, यह कौन जानता है? सबसे निम्न स्तर की फायर सोल भी किसी अत्यंत दुर्लभ गोली या स्वर्गीय रैंक की मार्शल कला तकनीक से भी अधिक कीमती होती है। अगर उसे फायर सोल प्राप्त करनी है, तो उसे किसी अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी, और इसमें काफी समय लग सकता है। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प यह होगा
कि वह अग्नि तत्वीय शरीर प्राप्त करे या फिर कोई अग्नि तत्वीय मार्शल कला तकनीक साधना में लाए। यदि वह डार्क ब्लेज फ्रूट का प्रयोग कर ब्लेज युआन पिल बनाए तो वह न केवल अपने शरीर में अग्नि तत्व उत्पन्न कर सकता है बल्कि अपनी साधना में भी बड़ी प्रगति कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे कम से कम मार्शल किंग क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंचना होगा। अभी तो वह केवल क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र के 3रे स्तर का एक छोटा लड़का ही था। इसलिए उसे ब्लेज युआन पिल को तैयार करने और खाने के लिए अब भी लंबा इंतजार करना होगा। इसी कारणवश फिलहाल उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा कि वह कोई अग्नि तत्वीय मार्शल कला तकनीक साधना में लाए ताकि वह उस तकनीक से प्राप्त अग्नि का उपयोग कर गोली तैयार कर सके। क्या अफसोस की बात है, इतनी बड़ी अवसर उसके सामने है, फिर भी वह इसका लाभ अभी नहीं उठा सकता। अगर मुझे इस डार्क ब्लेज फ्रूट का प्रयोग कर अग्नि तत्वीय शरीर प्राप्त करना है तो पहले मुझे कम से कम मार्शल किंग क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचना होगा और इसमें अभी बहुत समय लगेगा। राघव यह सोचकर हल्का सा मुस्कुराया। जब अनन्या ने राघव को मुस्कुराते हुए देखा तो वह हैरान रह गई। ऐसा अवसर जिसमें कोई इतनी दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर ले केवल भाग्य से ही मिलता है। उन्हें तो बेहद खुश होना चाहिए था, लेकिन यह लड़का उसके पास खड़ा होकर किसी और ही सोच में दुखी दिख रहा था। क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हें इस समय खुश नहीं होना चाहिए? आखिर हमने इतनी बड़ी सौगात पाई है, अनन्या ने पूछा। वह सच में हैरान थी राघव के हाव भाव देखकर। मिस अनन्या, ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूं, मैं वास्तव में बहुत खुश हूं, लेकिन अफसोस की बात है हम इस डार्क ब्लेज फ्रूट का उपयोग नहीं कर सकते। अगर हमें इस आत्मिक फल को सीधे खाना भी हो तो भी हमें पहले मार्शल किंग क्षेत्र तक पहुंचना होगा। राघव ने थोड़ी झेप के साथ हंसते हुए कहा। वह अपनी कल्पनाओं की नदी में बहता चला गया था और भूल गया था कि उसके पास एक सुंदर सी युवती भी खड़ी है। जब उसने राघव की बात सुनी तो वह चौंक गई। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने लालची हो सकते हो। अनन्या ने उसे एक अजीब नजर से देखा। राघव ने अनन्या के चेहरे पर वह अजीब नजर देखकर फिर से कड़वा सा हंस दिया। अनन्या भी राघव के व्यवहार से बहुत हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह रहस्यमयी युवक, जो अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है, डार्क ब्लेज फ्रूट को उपयोग में न ला पाने पर इतनी निराशा जताएगा। लेकिन वह स्वयं काफी प्रसन्न थी। वह इस समय ऑन रिजन कोर क्षेत्र के शीर्ष स्तर की विशेषज्ञ थी। वह कभी भी प्रगति कर मार्शल किंग क्षेत्र में प्रवेश कर सकती थी और जब वह मार्शल किंग क्षेत्र में पहुंचेगी तो थोड़े ही समय में 5वें चरण तक अपनी शक्ति बढ़ा सकती थी। जब ऐसा होगा तो वह किसी अल्केमिस्ट को कुछ लाभ देकर ब्लेज युआन पिल बनवा सकती है। तब वह गोली खाकर अग्नि तत्वीय शरीर प्राप्त कर सकती है। उसके पास पहले से ही वायु तत्वीय शरीर है। जब वह अग्नि तत्वीय शरीर भी प्राप्त कर लेगी तब उसका शरीर वायु और अग्नि के दोहरे तत्वों वाला बन जाएगा। इतना ही नहीं, उसकी साधना में भी 2 चरणों की वृद्धि होगी। वह डार्क ब्लेज फ्रूट का कुछ हिस्सा संप्रदाय को भी दे सकती है और बदले में उनसे कई लाभ प्राप्त कर सकती है। आखिरकार डार्क ब्लेज फ्रूट इस युग में अत्यंत दुर्लभ हैं और केवल भाग्य से प्राप्त हो सकते हैं। उसके हेवनस्वॉर्ड सेक्ट का वर्तमान सेक्ट लीडर संपूर्ण संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। उसकी साधना मार्शल एम्परर क्षेत्र के 2रे स्तर पर है। जब वह डार्क ब्लेज फ्रूट उसे देगी तो वह निश्चित रूप से उसे कई प्रकार के लाभ देगा, क्योंकि ब्लेज युआन पिल, जो केवल डार्क ब्लेज फ्रूट के माध्यम से बनाई जा सकती है, न केवल मार्शल किंग स्तर के विशेषज्ञ की 2 चरणों तक प्रगति करवा सकती है, बल्कि यह मार्शल एम्परर स्तर के विशेषज्ञ की शक्ति को भी 2 चरणों तक बढ़ा सकती है। जब सेक्ट लीडर वह गोली खाएगा तो उसकी शक्ति निश्चित ही बढ़ेगी और वह मार्शल एम्परर क्षेत्र के 4थे स्तर का योद्धा बन जाएगा। पूरे अज्योर ड्रैगन देश में 4थे स्तर का कोई भी मार्शल एम्परर नहीं है, तो ऐसे में उसका सेक्ट लीडर अकेले ही पूरे अज्योर ड्रैगन देश पर अधिकार कर सकता है। अनन्या को पूरा विश्वास था कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए सेक्ट लीडर उसे विशेष लाभ अवश्य देगा और वह स्पिरिट पवेलियन की 3री और 4थी मंजिल में प्रवेश की विशेष अनुमति भी मांग सकती है। मिस अनन्या, ऐसा नहीं है कि मैं लालची हूं, राघव ने समझाते हुए कहा। मुझे बस अपनी शक्ति जल्द से जल्द बढ़ानी है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे दबा सके और मेरा एक सपना भी है।
जब उसे हेवेनली पर्ल प्राप्त हुई थी, उसी समय उसने निश्चय किया था कि वह मार्शल आर्ट्स के शिखर तक पहुंचेगा। अब उसके पास प्राचीन पिल गॉड की स्मृतियां हैं, और उन्हीं स्मृतियों से उसे पता चला कि यह अज्योर स्काई महाद्वीप बहुत विशाल है और यहां ऐसे कई विशेषज्ञ हैं जो उसे पलक झपकते ही मिटा सकते हैं। उन्हीं स्मृतियों से उसे यह भी पता चला कि मार्शल एम्परर क्षेत्र के ऊपर मार्शल एंसेस्टर और मार्शल सेंट जैसे क्षेत्र भी हैं, लेकिन यह सब जानकारी उसे केवल प्राचीन पिल गॉड की 1/3 स्मृतियों से मिली है। बाकी 2/3 स्मृतियां अब भी बंद हैं। उन्हें खोलने के लिए पहले उसे पर्याप्त शक्ति अर्जित करनी होगी। इसका अर्थ है कि अभी और भी कई क्षेत्र हैं जिनके बारे में वह नहीं जानता, और यदि उसे मार्शल आर्ट्स के शिखर तक पहुंचना है तो उसे अपनी साधना लगातार बढ़ानी होगी। इस दुनिया में उसके जैसे कई लोग हैं जिन्हें इन बातों का ज्ञान नहीं है। उसे भी पहले यही लगता था कि अनन्या भी उनमें से एक है, लेकिन फिर भी वह उससे केवल 1 वर्ष बड़ी थी और फिर भी ऑरिजिन कोर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी। वह जितना संभव हो उतनी तेजी से अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था ताकि 5 महान संप्रदायों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में वह अच्छा प्रदर्शन कर सके और संप्रदाय से और अधिक संसाधन प्राप्त कर सके। मैं ये डार्क ब्लेज फ्रूट तोड़ लेता हूं, ये 20 हैं। हम दोनों को 10-10 मिलेंगे, राघव ने कहा, और पेड़ से वे आत्मिक फल तोड़ने लगा। उसने 10 डार्क ब्लेज फ्रूट अनन्या को दे दिए और बाकी 10 को 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल में सुरक्षित रख दिया। मुझे लगता है यहां अब कुछ नहीं बचा। हमें अलग अलग होकर अपने अवसरों की खोज करनी चाहिए। अनन्या ने इधर उधर देखते हुए कहा, ठीक है, तुम पहले जाओ, मैं अपने सामान को व्यवस्थित करके बाद में निकलूंगा, राघव ने जवाब दिया। अनन्या ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। राघव ने वह सब चीजें बाहर निकाली जो उसे इस मकबरे से प्राप्त हुई थीं। उनमें 10 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन, 2 मिडिल ग्रेड स्पिरिट वेपन और एक हाई ग्रेड स्पिरिट वेपन था। उसने सबसे पहले लो ग्रेड तलवार को 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल में सुरक्षित रख दिया। भले ही अब उसके पास मिडिल और हाई ग्रेड की तलवारें हैं, फिर भी वह उस सामान्य तलवार को नहीं फेंकेगा क्योंकि वह तलवार उसे सिल्वर मून सेक्ट के 5वें एल्डर शिवराज ने दी थी। यह वही एकमात्र चीज थी जो उसे शिवराज से जोड़ती थी। 5वें एल्डर ने हमेशा उस पर दया और स्नेह किया था, यहां तक कि उन्होंने उसे अपना उपनाम भी दिया था। 5वें एल्डर शिवराज ही थे जिन्होंने उसे नया जीवन दिया था। उन्हीं की वजह से वह मार्शल आर्ट्स के मार्ग पर चल सका। अब जब वे इस दुनिया में नहीं रहे, राघव कभी भी उन स्मृतियों को नहीं छोड़ेगा। भले ही उसने सिल्वर मून सेक्ट के 5वें एल्डर से कभी यह न कहा हो, लेकिन वह उन्हें हमेशा अपने पिता के समान मानता रहा। 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल में वह लो ग्रेड की सामान्य तलवार को सुरक्षित रखने के बाद राघव ने अन्य सारी चीजें भी सुरक्षित कर दीं, सिवाय एक मिडिल ग्रेड स्पिरिट वेपन के, जो एक तलवार थी। वह अब इस तलवार का उपयोग करना चाहता था, और जब भी उसे किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा तभी वह हाई ग्रेड स्पिरिट तलवार का इस्तेमाल करेगा। एक हथियार जितने ऊंचे ग्रेड का होता है वह उतना ही शक्तिशाली होता है, और उसकी कीमत किसी भी चौथे ग्रेड की गोली से कहीं अधिक होती है। इसीलिए यदि वह इस मकबरे की झील से प्राप्त हाई ग्रेड स्पिरिट तलवार का उपयोग करता तो वह दूसरों के लोभ को जगाता और लोग उस पर हमला कर देते ताकि वे वह तलवार छीन सकें। इसके बाद राघव ने मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को भी सुरक्षित कर लिया। उसके पास पहले से एक स्पिरिट स्टोन की खान थी, लेकिन वह लो ग्रेड की थी, इसलिए उसने 10 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को रखने का निर्णय लिया। सभी वस्तुएं व्यवस्थित करने के बाद राघव खड़ा हुआ। जैसे ही वह इस स्थान से बाहर निकलने की योजना बना ही रहा था, उसकी दृष्टि झील के उस मध्य भाग पर पड़ी जहां से उसने हाई ग्रेड स्पिरिट तलवार निकाली थी। उसने देखा कि झील के बीचों बीच कुछ समय समय पर चमक रहा था। लगता है कि इस जगह में जितना दिखता है उससे कहीं अधिक छिपा हुआ है। राघव झील में कूद पड़ा और झील के केंद्र की ओर तैरने लगा। जब वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि वे चमकें झील की तह से आ रही थी। राघव झील की गहराई में तैरने लगा। झील में कई मछलियां थीं, लेकिन वे सभी सामान्य थीं। जब वह झील की तलहटी तक पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक लोहे का द्वार पड़ा हुआ था,
जो इस मकबरे के मुख्य हॉल के लोहे के द्वार जैसा ही था। केवल एक ही अंतर था, चाबी का छेद। मुख्य हॉल के द्वार में एक छोटा सा छेद था, लेकिन इस लोहे के द्वार में चाबी का छेद बच्चे की मुट्ठी के आकार का था। छेद को देखते ही उसे समझ में आ गया कि वही चमकती रोशनी इसी छेद से आ रही थी। लगता है इस लोहे के दरवाजे के पीछे भी कुछ छिपा हुआ है। इस द्वार में भी एक चाबी का छेद है, लेकिन क्या यह छेद बहुत बड़ा नहीं है? इतनी बड़ी चाबी कहां मिलेगी? राघव निराश हो गया। उसने झील के अंदर चारों ओर देखा, लेकिन उसे ऐसी कोई चाबी नहीं मिली जिससे वह उस दरवाजे को खोल सके। अचानक उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। वह झील की सतह पर वापस आ गया और लंबी सांस ली। वह अभी भी क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र में था, इसलिए वह पानी के भीतर सांस नहीं ले सकता था। वह केवल अपनी सांस रोक सकता था। कहा जाता है कि केवल तब जब कोई योद्धा मार्शल किंग क्षेत्र में प्रवेश करता है, तभी वह जल के भीतर सांस ले सकता है। एक लंबी सांस लेने के बाद राघव फिर से झील में गोता लगाकर नीचे गया। वह उस द्वार के पास पहुंचा और गेंद के आकार के उस छेद को देखा। आखिर इतनी बड़ी चाबी मुझे कहां मिलेगी? यह तो एक चाबी के लिए बहुत बड़ा है। राघव इस बात को लेकर परेशान हो गया। काफी सोचने के बाद भी वह इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल सका। वह एक बार फिर सतह पर लौट आया और गहरी सांस ली। इस बार वह झील में नहीं गया। वह डार्क ब्लेज फ्रूट के पेड़ के पास बैठ गया। वह अभी भी उस लोहे के द्वार के छेद के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा है। राघव सतर्क हो गया। राघव, तुम अब तक यहां क्या कर रहे हो? एक मधुर आवाज गूंजी और एक सुंदर युवती उसके सामने प्रकट हुई। अगर वह अनन्या नहीं है तो और कौन हो सकती है? मिस अनन्या। आप फिर से राघव को राहत मिली। जब उसने देखा कि जो व्यक्ति आया वह अनन्या थी। जब उसे कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसे लगा कि कोई और साधक आ गया है। वह नहीं चाहता था कि कोई और डार्क ब्लेज फ्रूट या झील के नीचे के द्वार के बारे में जान पाए। भले ही कोई उस लोहे के द्वार को न देख पाए, लेकिन पेड़ को देखकर वह अवश्य डार्क ब्लेज फ्रूट के बारे में जान जाएगा। ऐसे में उसे उस व्यक्ति से लड़ना ही पड़ता। बाहर जाने के बाद मैं मकबरे के मुख्य हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन जब बहुत देर हो गई और तुम नहीं आए तो मुझे चिंता हुई कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हुआ ना हो। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने यहां आ गई। अनन्या ने अपनी बात समझाई। वह वास्तव में राघव को लेकर चिंतित थी। उसकी बात सुनकर राघव का दिल पिघल गया। अपने पूरे जीवन में 5वें एल्डर शिवराज के अलावा कोई भी उसके लिए चिंतित नहीं हुआ था। अनन्या उसकी जिंदगी की दूसरी व्यक्ति थी जिसे उसकी फिक्र थी। कुछ नहीं हुआ। मैं अभी तक यहीं हूं, क्योंकि मुझे इस झील के नीचे एक लोहे का द्वार मिला है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मकबरे के मुख्य हॉल में था। बस दोनों में एक अंतर है। इस द्वार में जो चाबी का छेद है वह एक छोटी गेंद के बराबर है। राघव ने उसे झील के अंदर मिले दूसरे द्वार के बारे में बताया। अनन्या के बारे में राघव पहले से ही उस पर भरोसा करता था और उसके प्रति उसकी एक गहरी छवि थी। चूंकि इस स्थान की खोज उन्होंने साथ में की थी, इसीलिए वह उसे लोहे के द्वार के बारे में बता देना चाहता था। वह उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। अनजाने में ही वह उससे कुछ भी छुपा नहीं सकता था। उसके सामने वह ऐसा महसूस करता था जैसे 3 साल का बच्चा हो जो अपने माता पिता से झूठ नहीं बोल सकता। क्या तुमने क्या कहा? यहां अब भी एक और लोहे का द्वार है? अनन्या चकित रह गई। इस जगह से इतनी सारी चीजें प्राप्त करने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि यहां अब भी कुछ और छिपा हो सकता है। और उस लोहे के द्वार में चाबी का छेद एक छोटी गेंद के आकार का है। अनन्या ने पूछा, हां, लेकिन मैंने जितना भी ढूंढा मुझे इतनी बड़ी चाबी कहीं नहीं मिली। राघव पहले से ही इस बात को लेकर परेशान था। अनन्या भी यह सुनकर हैरान रह गई। चलो उस लोहे के द्वार तक चलते हैं। यह कहकर वह राघव के साथ झील में कूद पड़ी और दोनों तैरते हुए उस द्वार की ओर बढ़ने लगे। जब वह वहां पहुंची, उसने भी वैसा ही लोहे का द्वार देखा जैसा उन्होंने पहले देखा था, और उसमें एक छोटी गेंद के आकार का चाबी का छेद था। यह देखकर वह भी असमंजस में पड़ गई। दोनों ने फिर से उस चाबी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। पूरे क्षेत्र में उस आकार की कोई चाबी नहीं मिली। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि मैंने इस जगह को कितनी बार ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। राघव इस बात से बहुत निराश था।
अनन्या उदास मन से उस चाबी के छेद को देखती रही। आखिर इस द्वार की चाबी मुझे कहां मिलेगी? वह भी उदास हो गई। जैसे ही उसने उस छेद की ओर देखा, अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हवा में हाथ घुमाया और एक छोटी गेंद के आकार की वस्तु उसके हाथ में प्रकट हुई। यह वही गोल्डन मेटल बॉल थी जो उसे उस रहस्यमयी दीवार के गिरने के बाद मिली थी। यह गोल्डन मेटल बॉल उस दीवार पर बने अवरोध के लिए ऊर्जा का स्रोत थी। यह दीवार पर बनी ऊर्जा ढाल को संतुलित बनाए रखती थी ताकि वह न टूटे। जब राघव ने उसे देखा, उसकी आंखों में भी चमक आ गई। शायद अब भी एक अवसर है, भले ही संभावना सिर्फ 50% की ही हो। जब से वे दोनों पहले लोहे के द्वार से इस स्थान में आए थे, यह गोल्डन मेटल बॉल ही एकमात्र वस्तु थी जो उस आकार की थी। शायद यह गोल्डन मेटल बॉल जो उस दीवार के अवरोध की ऊर्जा का स्रोत थी, वही इस द्वार की चाबी हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। इसके बाद अनन्या ने गोल्डन मेटल बॉल को लोहे के द्वार के छेद में डाल दिया। जैसे ही उसने बॉल को छेद में डाला, उससे एक तेज रोशनी निकली और वह पूरे झील में फैल गई। दोनों ने आंखें बंद कर लीं। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोली। शो! ठीक उसी समय तेज गति से गोल्डन मेटल बॉल से एक अत्यधिक मात्रा में स्पिरिट ऊर्जा निकली और पूरे द्वार को ढकने लगी। गोल्डन मेटल बॉल में पहले ही केवल उसकी मूल ऊर्जा का 1% ही बचा था और अब वह 1% ऊर्जा भी समाप्त हो गई। जब स्पिरिट ऊर्जा ने पूरे लोहे के द्वार को ढक लिया, तब एक आवाज के साथ वह द्वार खुलने लगा। थोड़ी ही देर में वह पूरी तरह खुल गया। जब राघव ने वह रहस्यमयी दीवार तोड़ी थी और गोल्डन मेटल बॉल प्राप्त की थी, उस समय अनन्या ने ही उसे अपने पास रखा था। सौभाग्य से वह फिर से लौट आई थी, वरना राघव उस झील के नीचे के द्वार को कभी नहीं खोल पाता। जब द्वार पूरी तरह खुला, दोनों चौंक गए। पानी उस द्वार से अंदर नहीं जा रहा था। एक रहस्यमयी ऊर्जा ने द्वार के चारों ओर एक रक्षा क्षेत्र बना दिया था जो पानी को अंदर जाने से रोक रहा था। यह ऊर्जा वही बची हुई स्पिरिट ऊर्जा थी जो गोल्डन मेटल बॉल में थी। इस मकबरे का स्वामी निश्चित ही अपने समय का महान व्यक्ति रहा होगा। उसने न सिर्फ इस झील के नीचे द्वार छुपाया, बल्कि यह भी सोचा कि द्वार खुलने पर पानी अंदर न जाए। राघव और अनन्या दोनों चकित थे। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वे दोनों द्वार के अंदर गए और एक छोटे से कमरे के समान गुफा में पहुंचे। यह गुफा बहुत साधारण थी। वहां बस एक ताबूत था जो गुफा के बीचों बीच रखा था और एक पत्थर की मेज थी जो बाईं ओर के कोने में थी। स्पेशल रिंग। राघव चौंका और जोर से बोला। अनन्या ने पहले उसे देखा, फिर उसकी नजर उसके दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए पत्थर की मेज पर गई। मेज पर एक अंगूठी थी और उसके पास एक स्क्रॉल रखा था। शायद इस मकबरे के स्वामी की असली संपत्ति इसी स्पेशल रिंग में है। राघव उत्तेजित हो गया और तेजी से मेज के पास पहुंचकर अंगूठी उठा ली। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना को स्पेशल रिंग के अंदर भेजा ताकि देख सके उसमें क्या है, लेकिन वह निराश हो गया। हे राघव के निराश चेहरे को देखकर अनन्या हंस पड़ी। मूर्ख, क्या तुम सच में सोचते हो कि मकबरे की असली संपत्ति इस स्पेशल रिंग में है? वो यह स्पेशल रिंग तो यूं ही यहां रखी हुई थी। मैंने सोचा कि मकबरे के स्वामी की असली दौलत इसी में है। राघव ने अपनी मूर्खता पर कड़वाहट से हंसते हुए कहा। जैसे ही उसने उस अंगूठी को देखा, उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे उठा लिया। वह खुद को कोसने लगा कि उसने इतनी जल्दी यह मूर्खता क्यों की। अगर ऐसा ही है तो उसने इतनी बड़ी कब्र क्यों बनाई होगी? हम अभी तो इस कब्र के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में हैं। हो सकता है कि यह हिस्सा इस कब्र का मुख्य हिस्सा हो, क्योंकि ताबूत यहीं पर है। मुझे लगता है कि यह ताबूत उसी व्यक्ति का है जो इस कब्र का मालिक था और जो कभी मार्शल एम्परर क्षेत्र के शिखर पर था। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो हमने अभी तक नहीं खोजा है और बहुत सारे लोग उस क्षेत्र को तलाश रहे हैं। उन क्षेत्रों में बहुत सारे खजाने भी हैं। तुम्हें क्या लगता है ये खजाने कहां से आए हैं? ये सभी खजाने कभी इस कब्र के मालिक की संपत्ति थे। जो स्पेशल रिंग तुम्हारे हाथ में है, वो शायद अब खाली है और मरने से पहले उसने इसे यहीं छोड़ दिया होगा। संभवतः उसने मरने से पहले अपने खजानों को पूरे मकबरे में फैला दिया था और अभी तक जो कुछ भी हमें मिला है, यहां तक कि इस कमरे की चीजें भी वही असली और कीमती खजाने हैं जो इस पूरी कब्र में हैं। और ये जो स्क्रॉल है,
मुझे लगता है कि यह भी एक बहुत ही कीमती और उच्च स्तरीय खजाना है। अनन्या मुस्कुराते हुए राघव को समझाने लगी। वह एक बड़े संप्रदाय से थी और शायद पहले भी कई कब्रों का अन्वेषण कर चुकी थी, इसलिए उसे इस तरह की चीजों का अनुभव था। लेकिन राघव के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था। अनन्या की बातें सुनकर राघव को इतनी शर्मिंदगी हुई कि उसे लगा जैसे कहीं जाकर जमीन में छिप जाए। उसका शर्मिंदा चेहरा देखकर अनन्या मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, ये स्पेशल रिंग भी बहुत उच्च स्तर की है। ये मेरी स्पेशल रिंग से एक स्तर ऊपर की है। बस इसमें अपनी टूटी हुई रिंग की सारी चीजें ट्रांसफर कर दो और फिर उस टूटी रिंग को फेंक दो। हाँ, राघव ने सिर हिलाया। हालांकि उसके पास हेवेनली पर्ल होने के कारण उसे स्पेशल रिंग की जरूरत नहीं थी, और वो जो टूटी रिंग वाली कहानी थी वो तो बस दूसरों के लालच से बचने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब जब उसे एक नई स्पेशल रिंग मिल ही गई थी तो उसे पहनने में कोई ऐतराज नहीं था। इससे आगे चलकर उसे और आसानी होगी। वो असली कीमती खजानों को हेवेनली पर्ल की 9 स्टोरी पगोड़ा में रख सकता था, और बाकी सामान्य चीजों को इस स्पेशल रिंग में। उसने अपनी अंगुली से पुरानी रिंग उतारी और नई स्पेशल रिंग पहन ली। फिर उसने पुरानी रिंग को नई रिंग के पास लाया ताकि अनन्या को लगे कि वो पुरानी रिंग की चीजों को नई रिंग में ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन वास्तव में वो 9 स्टोरी पगोड़ा की पहली मंजिल से चीजें नई रिंग में ट्रांसफर कर रहा था। ये सब करने के बाद दोनों ने उस स्क्रॉल की ओर देखा जो पत्थर की मेज पर रखा था। इस बार अनन्या ने स्क्रॉल उठाया और खोला। फिर एक निराश चेहरे के साथ उसने स्क्रॉल को मोड़ा और राघव की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, ये तुम्हारे लिए है। ये राघव थोड़ा हैरान हुआ और अनन्या की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। ये एक बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक है और मैं इसे साधना नहीं कर सकती। आखिरकार मैं एक लड़की हूं, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। इस छोटे से गुफानुमा कमरे में उसे कुछ भी नहीं मिला। इस कमरे में केवल एक ताबूत था और एक पत्थर की मेज, और उस मेज पर केवल 2 ही चीजें थीं, एक स्पेशल रिंग और एक स्क्रॉल। और अब दोनों ही राघव के पास थे। उसकी किस्मत वाकई जबरदस्त थी। यह सुनकर राघव ने अनन्या से स्क्रॉल ले लिया। फिर उसने स्क्रॉल को खोला और उस पर लिखे टेक्निक के नाम को देखा। ब्रॉन्ज बॉडी टेक्निक सिर्फ नाम से ही साफ हो गया कि यह एक बॉडी कल्टीवेशन की मार्शल आर्ट्स तकनीक थी। जैसे जैसे उसने इस तकनीक के बारे में पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। जितना वो पढ़ता गया उतना ही ज्यादा चौंकता गया। उसका चेहरा देखकर अनन्या ने सिर हिलाया। वह पहले ही इस तकनीक को पढ़ चुकी थी, इसलिए उसे पता था कि राघव क्यों बार बार हैरान हो रहा है। ब्रॉन्ज बॉडी टेक्निक यह एक प्राचीन शारीरिक सुदृढ़ीकरण की तकनीक थी जो मांसपेशियों, हड्डियों और नसों को मजबूत करने और पूरे शरीर को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित थी। इस तकनीक में 3 स्तर थे। जब पहला स्तर पूर्णता पर पहुंचता है तो साधक का शरीर कांसे जैसा मजबूत हो जाता है। शरीर तलवारों और भालों से भी अप्रभावित रहता है। सिवाय कुछ विशेष अंगों के साथ ही साधक को असाधारण शारीरिक बल प्राप्त होता है। शरीर का रंग भी कांसे जैसा हो जाता है और पूरा शरीर कांस्य प्रतिमा की तरह दिखता है। ब्रॉन्ज बॉडी टेक्निक विशेष रूप से शारीरिक शरीर को सुदृढ़ करने पर केंद्रित थी। इसकी ताकत काफी प्रभावशाली थी। यह साधक की शारीरिक संरचना, शक्ति और रक्षा क्षमता को अत्यधिक बढ़ा देती है। जैसा कि इसमें लिखा था, यदि राघव इसे पहले स्तर की पूर्णता तक साध लेता है तो वह ओरिजिन कोर क्षेत्र के हमलों को नजरअंदाज कर सकता है। दूसरे स्तर की पूर्णता पर वह मार्शल किंग क्षेत्र के हमलों से बेअसर रहेगा, और यदि वह इसे तीसरे स्तर की पूर्णता तक साध लेता है तो वह मार्शल एम्परर क्षेत्र के योद्धा के हमलों को भी झेल सकता है। हर स्तर इस तकनीक का एक ऊंचे क्षेत्र के बराबर था। ब्रॉन्ज बॉडी टेक्निक एक हाई ग्रेड अर्थ रैंक की तकनीक थी। यह बात भी ध्यान देने योग्य थी कि पूरे अज्योर ड्रैगन कंट्री में 5 महान संप्रदाय और शाही परिवार सबसे ताकतवर थे। हेवनस्वॉर्ड सेक्ट इस देश की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक था, और उनकी सबसे शक्तिशाली तकनीक हेवनस्वॉर्ड स्लैश, जिसे अनन्या पहले इस्तेमाल कर चुकी थी, भी केवल हाई ग्रेड अर्थ रैंक की ही तकनीक थी। और ये ब्रॉन्ज बॉडी टेक्निक भी उसी रैंक की थी
जो हेवन स्वॉर्ड सेक्ट की सबसे शक्तिशाली तकनीक की बराबरी कर सकती थी। यह देखा जा सकता है कि यह कांस्य शरीर तकनीक उस कब्र के मालिक की सबसे शक्तिशाली तकनीक थी, जो मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर के विशेषज्ञ भी थे। यदि कांस्य शरीर तकनीक को 5 महान संप्रदायों या शाही परिवार में से किसी को दिया जाता, तो वह शक्ति संपूर्ण एजोर ड्रैगन देश में नंबर 1 बन जाती और अन्य शक्तियों को अपनी अधीनता में कर सकती थी, और वह शक्ति संपूर्ण एजोर ड्रैगन देश पर हुकूमत करने की ताकत भी प्राप्त कर सकती थी। आखिरकार एजोर ड्रैगन देश की सभी महान शक्तियां इस समय अपना संतुलन बनाए हुए हैं। प्रत्येक शक्ति के पास केवल एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक की मार्शल तकनीक है। एक और उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक तकनीक प्राप्त करने से वे अपनी शक्ति में एक बड़ा सुधार कर सकते हैं। यदि किसी शक्ति के पास यह उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक कांस्य शरीर तकनीक, जो एक शरीर सुधार तकनीक है, आ जाए, तो वे अपनी शक्ति को और बढ़ा सकते हैं और एजोर ड्रैगन देश को पलटने और उस पर हुकूमत करने की ताकत प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अनन्या का उदाहरण लिया जाए, उसने पहले ही एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक तकनीक हेवन स्वॉर्ड स्लैश को प्रशिक्षित किया है। हेवन स्वॉर्ड स्लैश में कुल 3 स्लैश होते हैं। प्रत्येक स्लैश पिछले से अधिक शक्तिशाली है। अनन्या, जो अभी वर्तमान में ओरिजन कोर क्षेत्र के 9वें चरण में है, केवल पहले स्लैश को ही प्रदर्शित कर सकती हैं। यदि वह दूसरे स्लैश को प्रदर्शित करना चाहती हैं, तो अपनी वर्तमान शक्ति से वह स्वयं को बुरी तरह घायल कर लेंगी, जैसे कि पहले एक बार हुआ था। हेवन स्वॉर्ड स्लैश के दूसरे स्लैश को प्रदर्शित करने के लिए उसे कम से कम पहले चरण के मार्शल किंग क्षेत्र की शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी ओर, यदि उसका शरीर भी मजबूत और शक्तिशाली होता, तो वह आसानी से हेवन स्वॉर्ड स्लैश के दूसरे स्लैश को प्रदर्शित कर सकती थी और केवल हल्का सा नुकसान होता। और यह भी संभव है कि वह बिना किसी नुकसान के ही दूसरे स्लैश को प्रदर्शित कर सकती, और वह अपने शरीर को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए कांस्य शरीर तकनीक का प्रशिक्षण ले सकती थीं। बेशक वह यह तकनीक एक लड़की होने के कारण नहीं अपनाएंगी, तो यदि यह तकनीक बाहर की दुनिया में लाई जाती और किसी बड़ी शक्ति के हाथों में आ जाती, तो वह शक्ति संपूर्ण देश पर हुकूमत करने की ताकत हासिल कर लेती। यदि यह तकनीक किसी छोटे संप्रदाय के हाथों में आ जाती, तो भी वह 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के बराबर खड़ा हो सकता था। कांस्य शरीर तकनीक एक शरीर सुधार तकनीक होने के कारण यह किसी के शारीरिक गठन और इच्छा शक्ति पर उच्चतम मांग करती है, इतना अधिक कि इसे प्रशिक्षित करने में लगने वाला समय और कठिनाई किसी अन्य तकनीक से कहीं अधिक होती है। कांस्य शरीर तकनीक शरीर के विभिन्न छोटे हिस्सों को लक्षित करती है। इसमें कई जोड़, एक्यूपंक्चर बिंदु मांसपेशियां, नसें और हड्डियां भी शामिल हैं। राघव के लिए जो कुछ नहीं जानता और लगभग कोई अनुभव नहीं रखता, केवल कांस्य शरीर तकनीक का विवरण पढ़ना पहले ही उसकी आंखें खोलने जैसा था। वह मानव शरीर के बारे में नए अनुभव प्राप्त कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मानव शरीर में इतनी सारी मांसपेशियां, हड्डियां, जोड़ और मेरिडियंस होते हैं। साधारण लोग इस प्रकार की प्रशिक्षण विधि को सहन नहीं कर सकते। इस तकनीक का प्रशिक्षण करते समय जो दर्द होता है, वह सामान्य लोग सहन नहीं कर सकते। राघव ने एक गहरी सांस ली। जब उसने इस शरीर सुधार तकनीक का विवरण पढ़ा, तो वह बहुत उत्साहित हो गया। जब तुम इसे प्रशिक्षित करोगे और कांस्य शरीर तकनीक में छोटी सफलता तक पहुंचोगे, तो तुम्हारी शक्ति फिर से बढ़ जाएगी। सिर्फ अपने शरीर से तुम अपनी ही सीमा के भीतर एक समान क्षेत्र के कल्टीवेटर को भी हरा सकोगे, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल। एक बार जब मैं इस तकनीक का प्रशिक्षण लूंगा और इसे पूरा करूंगा, तो मैं जैसे ही वह कांस्य शरीर तकनीक को प्रशिक्षण देने के बारे में कुछ कहने जा रहा था, अचानक उसके दिल में इस तकनीक के प्रति नफरत की भावना उठी, इतना कि उसने अनायास ही स्क्रोल को नीचे जमीन पर फेंक दिया। वह कुछ समय के लिए चुप रहा, और जब उसने होश में आकर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि यह नफरत केवल उसके दिल से नहीं आ रही थी, जो पहले ही हेवनली पर्ल के साथ जुड़ा हुआ था, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई से भी यह नफरत आ रही थी। फिर उसे समझ में आया कि यह कांस्य शरीर तकनीक हेवनली पर्ल द्वारा और उसकी आत्मा द्वारा भी तुच्छ समझी जा रही थी। यह नफरत उसकी आत्मा से आ रही थी,
क्योंकि वह जो तकनीक का पालन कर रहा था वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक थी। वह पहले ही 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित कर चुका था। केवल 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक के कारण ही उसके पास वर्तमान शक्ति है। उसका शरीर भी इससे अधिक शक्तिशाली हो गया है। केवल इस अद्भुत तकनीक का पालन करके ही वह ऐसे कल्टीवेटर से मुकाबला कर सकता है जो उससे अधिक शक्तिशाली हो, बिना किसी उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स तकनीक के। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक न केवल उसे वर्तमान शक्ति और क्षमता देती है, बल्कि उसके शारीरिक रूप को भी बहुत मजबूत बना दिया है। उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह केवल 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत के प्रशिक्षण से प्राप्त हुआ है। इस तकनीक की 8 और परतें हैं जिन्हें उसने अभी तक प्रशिक्षित नहीं किया है। अगर उसने पूरी 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक का प्रशिक्षण लिया तो कौन जानता है कि वह कितनी शक्तिशाली हो जाएगा। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक भी एक बिना रैंक वाली तकनीक है। इस तकनीक पर कोई निर्धारित रैंक नहीं है। अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसे एहसास हुआ कि 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत खुद हेवन रैंक तकनीकों के बराबर हो सकती है। पूरी 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक के बारे में तो कोई क्या कह सकता है। तो यही कारण था कि मुझे अचानक कांस्य शरीर तकनीक के प्रति अपने दिल में घृणा का अनुभव हुआ। अब जब राघव इस बारे में सोचता है तो उसे यह समझ में आता है। तो इसका मतलब है कि मैं इस कांस्य शरीर तकनीक की साधना नहीं कर सकता, या कहूं मैं किसी भी प्रकार की शरीर सुधार तकनीक की साधना नहीं कर सकता। राघव ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब उसके हाथ एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक की तकनीक लगेगी तो वह उसकी साधना नहीं कर पाएगा। क्या हुआ? तुमने ये स्क्रॉल जमीन पर क्यों फेंक दिया? अनन्या आश्चर्यचकित थी जब उसने देखा कि राघव ने स्क्रॉल फेंक दिया। उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर किसी को कान से शरीर तकनीक जैसी उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक शरीर सुधार तकनीक मिल जाए तो वह खुशी से पागल हो जाए, और इस तरह की उच्च रैंक की तकनीक के लिए कोई भी यहां खून की नदियां बहाने को तैयार हो सकता है। लेकिन राघव ने जैसे ही तकनीक का विवरण पढ़ा, बिना कुछ कहे उसे जमीन पर फेंक दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या चल रहा है। कुछ नहीं, हाँ, दरअसल मैं पहले से ही एक शरीर सुधार तकनीक की साधना कर रहा हूं जो मेरे शरीर को मजबूत बना रही है। राघव ने सिर खुजलाते हुए हंसते हुए जवाब दिया। हेवेनली पर्ल की वजह से उसे कांस्य शरीर तकनीक के प्रति घृणा का अनुभव हुआ और उसने अनायास ही स्क्रॉल को फेंक दिया। इस बात ने खुद उसे भी कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। केवल तब जब अनन्या ने उससे पूछा कि उसने उस स्क्रॉल को क्यों फेंका जो एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक की शरीर सुधार तकनीक है, तब जाकर वह अपनी सुध में आया। राघव, ये एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक की तकनीक है। भले ही तुम पहले से ही कोई शरीर सुधार तकनीक साध रहे हो, तो क्या हुआ? तुम पुरानी तकनीक को छोड़कर इस कांस्य शरीर तकनीक को अपना सकते हो। है ना? अनन्या उसके उत्तर से और भी अधिक चकित हो गई। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो उच्च रैंक की तकनीक की साधना नहीं करना चाहता? साधक हमेशा उच्च रैंक के खजानों के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, चाहे वह गोलियां हों, हथियार हों या तकनीकें। अगर वे उच्च रैंक की हों तो मार्शल कलाकार उन्हें प्राप्त करने के लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। और यहां राघव बिना किसी संघर्ष के इतनी दुर्लभ तकनीक प्राप्त कर रहा था जो एज्योर ड्रैगन देश जैसे देश में लगभग असंभव है। यहां तक कि 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के पास भी केवल एक ही ऐसी तकनीक होती है, लेकिन उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसे साधने से मना कर रहा है। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मिस अनन्या, मैं जानता हूं कि यह एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक की तकनीक है और हमारे एज और ड्रैगन देश में यह कितनी दुर्लभ है। मैं यह भी जानता हूं कि अगर मैं 5 महान संप्रदायों में से किसी एक में प्रवेश करूं और वहां की उच्च श्रेणी की तकनीक साधना चाहूं तो मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और शायद तब भी मुझे वह तकनीक न मिल पाए।
ऐसा नहीं है कि मैं इस कान से शरीर तकनीक की साधना नहीं करना चाहता, परंतु इसका कारण यह है कि यह तकनीक मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। जो शरीर सुधार तकनीक मैं अभी साध रहा हूं, वह मेरे लिए इससे अधिक उपयुक्त है। राघव थोड़ी देर के लिए रुका और फिर बहाना बनाया। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक जो उसे हेवेनली पर्ल से मिली थी, और स्वयं हेवेनली पर्ल, ये उसकी सबसे बड़ी रहस्य थे। वह किसी के सामने यह रहस्य प्रकट नहीं करना चाहता था, चाहे वह अनन्या हो या कोई और। प्राचीन पिल गॉड की स्मृतियों से उसे पता चल चुका था कि वह अभी भी बहुत कमजोर है, और यदि यह रहस्य उजागर हुआ तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। खजाना होना अच्छा है, परंतु अगर उसे सुरक्षित रखने की शक्ति न हो तो वह खजाना ही सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। यदि हेवेनली पर्ल और उससे जुड़ी तकनीक का रहस्य सामने आ गया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ओ, तो बात यह है, अगर ऐसा है तो ठीक है। हाँ, हर किसी को वही तकनीक साधनी चाहिए जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो। अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया। अब जब उसे एक उचित कारण मिल गया तो उसने राघव को और ज्यादा नहीं टोका, और जब राघव ने देखा कि वह और ज्यादा जिद नहीं कर रही तो उसने राहत की सांस ली। तो अब जब तुम इस शरीर सुधार तकनीक को यहां से बाहर ले जाओगे तो क्या करोगे? अनन्या ने उसकी ओर सवाल भरी निगाहों से देखा। मैं नहीं जानता, शायद बाहर जाकर इसे नीलाम कर दूं, या किसी समान मूल्य की वस्तु के साथ इसका आदान प्रदान कर लूं जो मेरी साधना में सहायता कर सके। राघव ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, हां, यही करना चाहिए। अनन्या ने कुछ सोचते हुए सहमति में सिर हिलाया। इसी समय राघव भी कुछ सोच रहा था। वह जानता था कि उसकी वर्तमान शक्ति अभी भी अपर्याप्त है। उसे अपनी साधना को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता थी। हालांकि उसने 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को सफलतापूर्वक साध लिया था, लेकिन वह अभी भी उसे पूरी तरह साध नहीं पाया था। वह अभी उस पहली परत को पूरी तरह से पूरा करने से बहुत दूर था, और जब वह इस पहली परत को पूरी तरह से साध लेगा तब वह और अधिक शक्तिशाली बन जाएगा, और उसे हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन से अन्य क्षमताएं भी प्राप्त होंगी। हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन एक दिव्य ड्रैगन है। वह ड्रैगन जो पहले ही एक किंवदंती बन चुका है और जिसे एक पौराणिक प्राणी के रूप में जाना जाता है, और अब यह पौराणिक प्राणी उसके चेतना समुद्र में विद्यमान था। यही नहीं, जैसे जैसे वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की साधना करेगा, उसके चेतना समुद्र में कुल 9 ड्रैगन प्रकट होंगे, और वह इन सभी की तकनीकों और क्षमताओं का उपयोग कर सकेगा, सिर्फ इस तकनीक की साधना करके। हेवेनली पर्ल एक अत्यंत रहस्यमय वस्तु थी। राघव नहीं जानता था कि यह वास्तव में कहां से आई है, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि हेवेनली पर्ल निश्चित रूप से एक ऐसा स्वर्ग विरोधी खजाना है जो उसे अतीत में उस आपदा के दौरान मिला था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। इस खजाने को प्राप्त करने के बाद न केवल उसकी साधना तेजी से बढ़ी, बल्कि उसका जीवन भी पूरी तरह बदल गया। पहले उसकी प्रतिभा केवल औसत थी, लेकिन अब वह पहले से कई गुना अधिक प्रतिभाशाली बन गया था। जब वह सिल्वर मून संप्रदाय में था तब उसमें कोई विशेष महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह बस साधना करना चाहता था, और सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें एल्डर अमरकांत के लिए जीना चाहता था, ताकि वह एक दिन उनके द्वारा दिए गए उपकार को चुका सके। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब वह शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। हेवेनली पर्ल प्राप्त करने और प्राचीन पिल गॉड की स्मृतियों के साथ विलय के बाद भले ही उसे इस दुनिया की संपूर्ण विशालता का पता न था, लेकिन वह विभिन्न साधना क्षेत्रों और अब किंवदंती बन चुकी अनेक प्रकार की औषधियों के निर्माण की जानकारी प्राप्त कर चुका था। हेवेनली पर्ल इतनी रहस्यमयी थी कि आज तक राघव को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसका आंतरिक स्थान भी अत्यंत विशाल था। अभी तक वह केवल इसके बहुत ही छोटे भाग का अन्वेषण कर सका था। हर खजाने की कोई न कोई रैंक होती है। अब लगभग 1 महीना हो चुका था जब हेवेनली पर्ल ने खुद को राघव के हृदय में स्थापित कर लिया था, लेकिन अब तक वह यह नहीं जान पाया था कि इस खजाने की रैंक क्या है। महज 1 महीने में ही वह जो पहले अर्नव द्वारा अपनी दांतियान नष्ट किए जाने के कारण विकलांग बन चुका था,
न केवल उसकी दांतियान पुनः ठीक हो गई थी, बल्कि उसकी साधना भी शून्य से बढ़कर क्यूई संघनन क्षेत्र के तीसरे स्तर की चरम अवस्था तक पहुंच गई थी। और यह सब केवल एक ही वस्तु के कारण हुआ, रहस्यमयी हेवेनली पर्ल। इस हेवेनली पर्ल ने न केवल उसे अब तक की उसकी सारी उपलब्धियां दी, बल्कि उसे एक अज्ञात रैंक की साधना तकनीक भी दी, 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक। केवल इस तकनीक की साधना के कारण उसकी गति इतनी तीव्र थी, उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया था और उसे ऐसे साधकों से लड़ने की शक्ति मिल गई थी जो उससे उच्च स्तर पर थे। बिना किसी विशेष मार्शल आर्ट तकनीक के भी वह ऐसे साधकों से न केवल लड़ सकता था, बल्कि उन्हें हरा भी सकता था। अब हालांकि उसे किस्मत से उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक की शरीर सुधार तकनीक, कांस्य शरीर तकनीक मिल गई थी, लेकिन वह उसे साध नहीं सकता था। लेकिन तो क्या हुआ? उसके पास 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक थी, जिसकी केवल पहली परत ही इस कांस्य शरीर तकनीक से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इस तकनीक की पहली परत को स्वर्ग रैंक की तकनीकों के बराबर माना जा सकता है, और इस तकनीक की अब भी 8 और परतें शेष थीं, जिनकी साधना राघव ने अभी शुरू भी नहीं की थी। प्रत्येक परत पहले से अधिक शक्तिशाली और कठिन थी। कौन जानता है कि यदि वह इन सभी 9 परतों को सफलतापूर्वक साध ले, तो वह कितना शक्तिशाली बन सकता है। अब जब यहां की सारी बातें सुलझ गईं, तो राघव और अनन्या दोनों ने एक विशेष दिशा की ओर देखा। वहां एक साधारण ताबूत रखा हुआ था। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे देखकर लगे कि यह कोई खजाना है। लेकिन फिर भी वे दोनों उस ताबूत की ओर खींचे चले गए, क्योंकि उस ताबूत के ढक्कन पर कुछ लिखा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और ताबूत के पास पहुंच गए। पास पहुंचकर उन्होंने उस पर लिखे शब्द पढ़े और दोनों ही स्तब्ध रह गए। ताबूत पर लिखा था, मैं आदित्य एज्योर ड्रैगन देश में जन्मा, जो कि अनंत ग्रैंड शाह साम्राज्य के अधीन कई देशों में से एक है। यही मेरी जन्मभूमि थी और यहीं मैं शक्तिशाली बना और प्रतिष्ठा प्राप्त की। मैंने हजारों वर्षों में साधना करके एक ऐसा स्तर प्राप्त किया जो पहले कभी इस देश में नहीं देखा गया। मैंने अकेले अपने बलबूते पूरे देश को एक किया और सैकड़ों वर्षों तक उस पर शासन किया। मैं एज्योर ड्रैगन देश में अजेय था और मेरे देश के लोग मुझे पूछते थे। मेरी जिंदगी एकदम परिपूर्ण थी, जब तक कि एक दिन ग्रैंड शाह साम्राज्य के ग्रीनवुड शहर से एक मार्शल कलाकार यहां नहीं आया। हमारा एज्योर ड्रैगन देश उस ग्रीनवुड शहर जितना भी नहीं है। जब वह व्यक्ति आया, तब मुझे पहली बार समझ में आया कि मेरी पूरी जिंदगी कितनी हास्यास्पद और निरर्थक थी। मैंने हजारों वर्षों तक जीवित रहकर मार्शल सम्राट क्षेत्र की चरम सीमा प्राप्त की, असंख्य लोगों की प्रशंसा पाई और सोचा कि मैं संसार में अजेय हूं। लेकिन जब उस व्यक्ति ने मुझसे युद्ध किया, मैं हार गया। सिर्फ हारा ही नहीं, बुरी तरह से हारा। मैं उसकी एक भी मार नहीं झेल सका। उसने केवल एक मुक्का मारा और मेरी सारी साधना नष्ट कर दी। मेरी पूरी जीवन भर की मेहनत एक पल में चली गई। मैं आदित्य, जो इतने समय तक उच्च और महान माना जाता था, अब एक अपंग बन चुका था। तभी मुझे यह एहसास हुआ कि यह दुनिया कितनी विशाल है। हम एज्योर ड्रैगन देश के लोग उस कुएं के तल में बैठे मेंढकों की तरह हैं, जो केवल ऊपर आकाश का छोटा सा टुकड़ा देख पाते हैं। हाँ, उन लोगों की नजरों में हम सिर्फ एक मेंढक हैं। वे हमारे साथ जो चाहें कर सकते हैं और हमारे पास उनका विरोध करने की शक्ति तक नहीं है। हम सिर्फ उन्हें अपनी मर्जी करते हुए देख सकते हैं। जैसे उस मार्शल आर्टिस्ट ने मेरी पूरी जिंदगी की साधना को बर्बाद कर दिया और मुझे एक महान योद्धा से अपाहिज बना दिया। नीला ड्रैगन देश ग्रैंड शाह साम्राज्य के अधीन आने वाले सबसे छोटे देशों में से एक है। इस ग्रैंड शाह साम्राज्य के अधीन ऐसे कई बड़े देश हैं जो हमारे नीला ड्रैगन देश से 2 या 3 गुना बड़े हैं। तुम जो मेरे अंतिम शब्द पढ़ रहे हो, मेरी एक अंतिम विनती है। चिंता मत करो, मैं तुमसे बदला लेने के लिए नहीं कह रहा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम पूरी लगन और निष्ठा से साधना करो और एक दिन ग्रैंड शाह साम्राज्य में जाओ और हमारे नीला ड्रैगन देश का नाम वहां गूंजा दो, ताकि वहां के विशेषज्ञ हमारे देश को कभी नीचा न समझ सकें। जब राघव और अनन्या ने उस योद्धा के अंतिम शब्द पढ़े, जो नीला ड्रैगन देश का अब तक का एकमात्र मार्शल सम्राट रहा था, तो दोनों ने एक लंबी सांस ली। खासकर राघव ने, भले ही वह पहले ही प्राचीन पिल गॉड की स्मृतियों को प्राप्त कर चुका था, फिर भी वह इस बात से अनजान था कि एज्योर स्काई महाद्वीप
वास्तव में कितना विशाल है। अनन्या के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही ग्रैंड शाह साम्राज्य और अन्य बड़े देशों के बारे में जानती थी, इसीलिए वो ज्यादा हैरान नहीं हुई। पर राघव के लिए यह पहली बार था जब उसने सुना कि नीला ड्रैगन देश के अलावा भी और देश हैं, और वो भी इतने बड़े कि उनका शासन ग्रैंड शाह साम्राज्य करता है। उसे सबसे अधिक हैरानी इस बात की हुई कि उसका अपना देश नीला ड्रैगन देश उन अनगिनत देशों में से एक सबसे छोटा देश है। यानी जैसा कि उस योद्धा ने कहा, वह एक कुएं के मेढक की तरह था जो सिर्फ आसमान को एक छोटे से हिस्से में देख सकता था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि पूरे नीला ड्रैगन देश के लोग भी ऐसे ही थे जो इस दुनिया की विशालता से अनजान थे। इस बात ने उसकी सोच को व्यापक कर दिया। पत्र पढ़ने के बाद दोनों ने उस योद्धा के ताबूत की ओर झुककर सम्मान प्रकट किया और फिर उस विशाल सभागार की ओर वापस जाने लगे। तो यहां से बाहर निकलने के बाद तुम क्या करने का सोच रहे हो? चलते चलते अनन्या ने अचानक पूछा। राघव ने सिर उठाया और उस अंधेरी गुफा की ओर देखा जहां से वे आए थे और बोला, मैं उस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूं जिसे 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार ने मिलकर आयोजित किया है। मैं उन्हीं 5 संप्रदायों में से किसी एक में प्रवेश लेने का सोच रहा हूं। हम प्रतियोगिता शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या तुम्हें पता है कि ये 5 संप्रदाय और शाही परिवार ये प्रतियोगिता क्यों आयोजित कर रहे हैं? अनन्या ने सिर हिलाते हुए कुछ सोचकर फिर से सवाल पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता। इसमें कुछ खास बात है क्या? राघव ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है? अनन्या ने शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी यह हरकत देखकर राघव को भी लगने लगा कि यह प्रतियोगिता जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहराई वाली है। राघव उलझन में आ गया और चुप न रह सका। उसने पूछा, क्या वे इस प्रतियोगिता से सबसे अच्छे शिष्य चुनना चाहते हैं? हां, वे इस प्रतियोगिता से सबसे बेहतरीन शिष्य को चुनना चाहते हैं। सबसे बेहतरीन शिष्य? अनन्या ने दोहराते हुए मुस्कुराकर कहा। सबसे बेहतरीन शिष्य? राघव कुछ समझ नहीं पाया और फिर उसकी ओर देखने ही वाला था कि तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सावधान रहो, कोई आ रहा है, अनन्या ने धीमी आवाज में कहा। वे अभी उस अंधेरी गुफा में ही थे, इसलिए दोनों ने आगे बढ़ना रोक दिया और एक कोने में छिप गए। समय बीतने के साथ कदमों की आवाज और तेज होती जा रही थी। थोड़ी ही देर में 3 आकृतियां उस अंधेरी गुफा में दिखाई दीं। एक सबसे आगे चल रहा था और 2 उसके पीछे। वे तीनों युवक थे और सभी की उम्र लगभग 25 से 28 के बीच थी। जो युवक सबसे आगे चल रहा था उसके हाथ में आग की एक गेंद थी जिससे उन्हें अंधेरे में देखने में मदद मिल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने अग्नि तत्व से संबंधित कोई मार्शल कला साधी हुई थी और उसके हाथ की वह अग्नि गेंद उसी कला से बनी थी। अच्छा यह हुआ कि राघव और अनन्या जिस कोने में छिपे थे वह रास्ते से थोड़ा हटकर था, जिससे उन युवकों ने उन्हें नहीं देखा। ये सीनियर ब्रदर संजीव हैं, अनन्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा। ओह हां, तो फिर वो तुम्हारे संप्रदाय यानी हेवेंसवर्ड सेक्ट से हैं, सही? राघव ने पूछा। हां, हम एक ही संप्रदाय से हैं और उनके पीछे जो 2 लोग चल रहे हैं वे भी उसी संप्रदाय के हैं, अनन्या ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या वो शक्तिशाली हैं? उनका क्षेत्र कौन सा है, मार्शल किंग? क्षेत्र का पहला स्तर। क्या पहला स्तर? वो इतने युवा हैं, शायद 26 या 27 साल के, और फिर भी वे पहले स्तर के मार्शल किंग हैं, राघव ने हैरानी से कहा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सामने खड़ा युवक जो उसकी ही उम्र का या थोड़ा बड़ा लगता था इतनी ऊंची साधना पर पहुंच चुका होगा। चाहे वो मार्शल किंग क्षेत्र का पहला स्तर ही क्यों ना हो, पर उसकी उम्र में यह एक महान उपलब्धि थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।